गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पार्ट 4 सांवले सपनों की याद पढ़ रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। पहले हमने कुछ भाग उस चैप्टर का पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने उसका कुछ जो बचा हुआ भाग था वो पढ़ा था। क्योंकि चैप्टर अब हमारा पूरा हो गया तो अब इस वाली वीडियो में हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले हम एक बार फिर से उस चैप्टर को दोहरा लेते हैं, उस पार्ट को फिर से दोहरा लेते हैं। तो ये किसने लिखा है? जाबिर हुसैन ने लिखा है। किसने लिखा है सांवले सपनों की याद पाठ? जाबिर हुसैन ने लिखा है। तो जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद पाठ में जाबिर हुसैन ने इसका कब का वर्णन किया है? जब सालिम अली, जो कि बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे, जो बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे, उनका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो इसमें लेखक कहते हैं उस दिन उन्होंने उनको याद करते हुए पाठ लिखा जबकि सालिम अली की कैंसर की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी और वो अपने अंतहीन सफर पर जा रहे थे। 100 साल के होने में उन्हें कुछ ही समय बाकी था, लेकिन एक ऐसी बीमारी, कैंसर नामक बीमारी लगने से उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जब उनको अंतिम समय था, उनको ले जाया जा रहा था, उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, उस समय पर जाबिर हुसैन जो लेखक हैं उन्होंने उस समय का भी इसमें वर्णन किया है कि वो अपने अंतहीन सफर पर जा रहे हैं। अंतहीन यानी कि अब ये सफर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा उनका ये सफर, इसलिए कह रहे हैं कि उनके अंतिम सफर पर जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि मानो वो उस पक्षी के सुनहरे पंखों पर उड़ते चले जा रहे हैं और जैसे कि वो हमेशा दूरबीन लगाकर गले में और पक्षियों की खोज में निकल जाते थे, तो वहां से लेकिन कुछ समय बाद वापस लौट कर आते थे। तो अभी भी लेखक कह रहे हैं कि अभी भी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो जा रहे हैं और फिर से वापस लौट कर आएंगे, वो गले में दूरबीन लटकाए हुए वो वापस से मेरे सामने खड़े होंगे। ये बातें लेखक के मन में आ रही हैं। तो लेखक कहते हैं कि अब वो अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अभी भी उनको अगर अपने दिल की धड़कन दे दे, अपने शरीर की गर्मी दे दे, तो भी अब उन्हें हम वापस नहीं लौटा सकते। यानी कि वो उनका जो मन था, जो प्रकृति प्रेम था उनके अंदर, जो पर्यावरण प्रेम था, जो कि पक्षी प्रेम था, वो हर किसी के अंदर नहीं होता। तो अगर हमारे अंदर नहीं है और हम अपनी धड़कनें भी उन्हें दे दें तो क्या है कि वो सालिम अली अब हमारे सामने नहीं आ पाएंगे। तो लेखक ने इसमें सालिम अली जी का वर्णन किया है, उनका व्यक्तित्व का चित्रण किया है, पूरा उनके जीवन के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। तो एक ये संस्मरण है, संस्मरण यानी कि यादें। तो उन्होंने सालिम अली को याद करते हुए ये जो है लेख लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि सालिम अली जब छोटे थे, उनका बचपन में वो खेल रहे थे, तो उनके मामा ने उन्हें एक एयर गन दी थी, जिससे वो एयर गन से खेल रहे थे। एयर गन चलाते चलाते उनकी एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई थी। सालिम अली उस समय पर इतना पक्षियों के बारे में नहीं जानते थे, छोटे थे, लेकिन उस गोरैया के घायल होने पर उन्हें दुख हुआ कि ये मेरी गन से घायल हुई है। उन्होंने उस गोरैया की देखरेख की, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और उसकी देखभाल करते करते जब तक वो ठीक नहीं हो गई, जब तक उसे अपने पास रखकर उसकी देखभाल करते रहे। और उसकी देखभाल करते करते ही उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे कि इस गोरैया का तो दुख दर्द मैंने समझा, लेकिन इसके जैसे और बहुत से इस संसार में पक्षी होंगे जो कि घायल हो जाते होंगे, जो दुख से पीड़ित होंगे, लेकिन उनकी देखरेख कौन करता होगा। इन्हीं सबको सोचते सोचते उनके मन में ऐसा पक्षी प्रेम जागा कि वो फिर हमेशा पक्षियों की खोज में ही लगे रहते थे। वो नए नए पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे। पक्षियों की आवाज को सुनकर उन्हें
समझना चाहते थे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और वो समझते भी थे, उनके पक्षियों को देख दुख दर्द को समझते भी थे, उनकी पीड़ा को समझते भी थे। इसीलिए लेखक ने क्या कहा है, उनको बहुत ही अद्वितीय बर्ड वॉचर कहा है। कि कैसे थे? अद्वितीय, यानी कि उनके जैसा इस दुनिया में और कोई भी पक्षियों के बारे में जानने वाला नहीं है। तो अब देखिए उनके मन में किस तरह से जागा। मैंने आपको बताया कि भाई बचपन में गोरैया उनके गन से घायल हुई थी, उसकी देखरेख करते करते उनके मन में पक्षी प्रेम जागा और वो नए नए पक्षियों की खोज में निकलने लगे और बड़े हुए। उसके बाद उनकी पत्नी फातिमा, जो कि स्कूल से ही उनके साथ थी, पढ़ती थी उनके साथ, उनकी सहपाठी रही थी, उन्हीं से उनका विवाह हुआ। और फातिमा को भी कोई परेशानी नहीं थी कि सालिम अली पक्षी प्रेमी थे और वो जगह जगह जाते थे, पक्षियों के खोज में निकल जाते थे। तब लेकिन फातिमा भी उनका पूरा साथ देती थी। उनकी पत्नी ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा उनका सहयोग किया। इसीलिए शायद सालिम अली अपने लक्ष्य में हमेशा सफल रहे कि वो प्रकृति के बारे में जानना चाहते थे। वो प्रकृति का कहीं नुकसान हो रहा है तो वो दुखी होते थे, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो वो दुखी होते थे, और उन समस्याओं को देखते थे, समझते थे और उनको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करते थे। इसीलिए शायद उन्होंने शायद नहीं किया उन्होंने ऐसा कि केरल की साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, तो उस साइलेंट वैली में क्योंकि रेगिस्तानी हवाएं मीन्स गर्म हवाएं चलती थी, उससे पर्यावरण को नुकसान होता था। तो उन्होंने उस समय पर प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह थे उनसे मुलाकात की और उनको वहाँ की साइलेंट वैली के बारे में बताया। तो चौधरी चरण सिंह भी क्योंकि ग्रामीण मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो भी इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो सालिम अली की बातें सुनकर और समझकर उनकी भी आंखें एक बार तो नम हो गई थी। तो सालिम अली का इस तरह से प्रकृति प्रेम देखकर चौधरी चरण सिंह भी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। और जो इसमें लेखक जो जाबिर हुसैन हैं, उन्होंने सालिम अली जी की तुलना यानी कि किससे की है? D.H. लॉरेंस, जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि थे। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि थे, साथ ही वो भी बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। किसकी तरह? सालिम अली भी उनकी तरह थे कि वो भी हमेशा पक्षियों के खोज में ही लगे रहते थे। इसी तरह से D.H. लॉरेंस थे। इसीलिए क्योंकि D.H. लॉरेंस पक्षी प्रेमी थे, तो उनकी पत्नी से भी जब उनके D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी फ्रीडा थी, उनसे बात की गई D.H. लॉरेंस के बारे में, तो उनकी पत्नी फ्रीडा ने भी यही कहा कि मुझसे ज्यादा तो मेरी छत पर रहने वाली गोरैया उनके बारे में जानती है। तो क्यों जानती है? क्योंकि D.H. लॉरेंस अधिकतर समय उस गोरैया के साथ बिताते थे, उस गोरैया से बातें करते थे, उसकी बातें समझने का प्रयास करते थे और अधिकतर समय उनका उसी गोरैया के साथ निकलता था। तो इसीलिए उनकी पत्नी फ्रीडा कहती हैं कि मेरे से ज्यादा तो मेरी छत पर रहने वाली गोरैया D.H. लॉरेंस के बारे में जानती हैं। क्योंकि वो अधिकतर समय उस गोरैया की देखरेख और उसी के साथ हंस बोलकर बिताते थे। तो इसका आशय ये है कि वो ये नहीं कहना चाहती थी कि वो उसके साथ समय, वो अपने पति का जो पक्षी प्रेम है उसे उद्घाटित करना चाहती हैं कि इतने बड़े पक्षी प्रेमी थे कि वो पक्षी मुझसे ज्यादा उनके बारे में जानते होंगे, इतना समय वो पक्षियों के साथ बिताते थे। उसके बाद इसमें लेखक ने कहा है कि जो सालिम अली थे वो नैसर्गिक प्रकृति से जुड़े हुए थे। तो यानी कि उनका भी प्रकृति जैसे सहज और सरल होती है, उसी तरह से जो सालिम अली थे उनका स्वभाव भी बहुत ही सहज और सरल था। हमेशा प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की समस्याओं में को दूर करने में ही उनका जीवन बीतता रहा। नए नए पक्षियों की खोज करना, नई नई जगहों की खोज करना, वही उनका लक्ष्य था, वही उनका शौक था और वही उनका जुनून था, जिसे कि पूरा करने में वो हमेशा लगे रहे। उनके गले की दूरबीन
हमेशा उनके गले में लगी रहती थी और उनके अंतिम यात्रा के समय ही वो दूरबीन उनके गले से हटी, नहीं तो वो कभी भी दूरबीन को अपने गले से नहीं निकालते थे। तो देखो, यायावरी प्रवृत्ति के थे वो। यायावरी मीन्स घुमक्कड़ प्रवृत्ति, हमेशा घूमते, हर नई नई जगहों की खोज करने की उनकी मतलब एक उनके मन की वो थी जिज्ञासा, हमेशा नई नई जगहों की वो खोज करते थे, नए नए पक्षियों की खोज करते थे, खोज में निकल जाते थे, कभी कहाँ दूर दूर देश में जहाँ नई नई जगहों की खोज करना, नई नई पक्षियों की खोज करना उनका एक जुनून था, उनकी एक जिज्ञासा थी, एक उनकी मतलब वो था कि मन में कि ये सपना था उनका ये सब कार्य करने का। तो इसीलिए लेखक ने क्या कहा है इसमें, सांवले सपनों की याद। और सांवले सपनों की याद का करते हुए उदाहरण भी दिया है कि जैसे वृंदावन में कृष्ण जी हैं, आज कृष्ण जी नहीं, हम मानते हैं कि वृंदावन में पहले वो रास रचाते थे और बांसुरी बजाते थे, यमुना किनारे वो गोपियों के साथ रास रचाते थे, बांसुरी बजाते थे। तो आज भी लोग उनके भजन कीर्तन करते हुए सुबह जब वहां से निकलते हैं और जब वो अब आज भी जब हम यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अभी कहीं से कृष्ण बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो जाएंगे। तो उसी तरह से लेखक के मन में भी ये है कि कह रहे हैं लास्ट में कि साले मली तुम फिर कब लौटोगे। तो ये वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके भी सांवले सपनों की याद है, कि जो लेखक हैं उनके भी सपना है कि एक दिन जरूर साली मली वापस लौटेंगे, यानी कि उनके जैसा शायद कोई और भी प्रकृति प्रेमी पक्षी प्रेमी पर्यावरण प्रेमी इस दुनिया में, इस संसार में, इस देश में जन्म ले और उतना उन्हीं की तरह मतलब अपना पूरा जीवन उन्हीं की खोज में उतना ही जिज्ञासा पूर्ण वाला व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति इस दुनिया में आए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि साली मली आप हमेशा जब निकलते थे नए नए पक्षियों की खोज में तो लौटकर वापस आते थे, लेकिन अब क्या आप वापस आओगे? लेखक यही सांवले सपनों की याद है। तो ये हमारा पाठ का हमने दोबारा से दोहरान किया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो प्रश्नोत्तर में देखिए आप कि इसका जो पहला प्रश्न है इसमें बहुत से जैसे हमने शब्दार्थ हैं, इसमें शब्दार्थ में देखिए परिंदे शब्द आया है, इसका अर्थ होता है पक्षी, ठीक है। हुजूम शब्द आया है, हुजूम का मतलब होता है भीड़ या जनसमूह। वादी इसमें आया है, वादी का मतलब होता है घाटी। अग्रसर आया है, इसमें अग्रसर का मतलब होता है आगे बढ़ता हुआ। सैलानी का मतलब होता है पर्यटक, ठीक है। और अंतहीन यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। फिर आया है तमाम मीन्स सारे। फिर आया है पलायन का मतलब होता है भागना या दूसरी जगह चले जाना। विलीन, ठीक है, विलीन का अर्थ होता है कि अदृश्य होना, ठीक है, एक मिलकर किसी चीज में मिलकर और फिर अदृश्य हो जाना। फिर है फिर है जिस्म का अर्थ है शरीर। हरारत का अर्थ है गर्मी या उष्णता। आबशार का अर्थ है झरना, ठीक है। फिर है सोते का मतलब होता है पानी की धारा या स्रोत, ठीक। एहसास का मतलब होता है अनुभूति। मिथक का अर्थ होता है प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ वहन करता है। फिर है शोक का मतलब होता है चंचल या शरारती, ठीक है। फिर है छाली मीन्स होता है सुपारी। अंदाज मीन्स होता है तरीका। वाटिका मीन्स होता है छोटा बगीचा, ठीक है। फिर होता है काया का मतलब है शरीर। क्षति यानी कि 100 वर्ष का समय, ठीक। हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा। समर्पित का अर्थ होता है आदर से दिया हुआ, ठीक है, या सौंपा गया। बर्ड वाचर यानी पक्षियों के क्रियाकलापों को गहराई से देखने वाला
है ना, बर्ड वाचर यानी कि पक्षियों के क्रियाकलापों को, कि पक्षी क्या क्या करते हैं, उन सबको ध्यान से देखने वाला और समझने वाला। एकांत, एकांत का मतलब होता है अकेला। क्षितिज, क्षितिज होता है वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश धरती को छू गया है, तो क्षितिज वही होता है। ठीक है। फिर है कायल होना, कायल यानी प्रभावित होना, कायल होना का अर्थ है प्रभावित होना। ठीक है। पसरी, पसरी का मतलब होता है फैली हुई, पसरी का मतलब होता है फैली हुई। उसके बाद आपके आता है जीवन साथी, जीवन साथी का मतलब है पति या पत्नी। ठीक है। सहपाठी, सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। अनुरोध, अनुरोध का अर्थ होता है निवेदन करना, है ना, प्रार्थना पूर्वक आग्रह करना या निवेदन करना। सौंधी, सौंधी यानी मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली महक, जब मिट्टी पर पानी पड़ता है और उससे जो महक उठती है वो, उसे हम क्या कहते हैं, सौंधी, सौंधी सौंधी खुशबू। ठीक है, यानी सुगंधित। असर, असर का अर्थ है प्रभाव, कि वो हम पर असर छोड़ गया, यानी हम पर प्रभाव छोड़ गया। संकल्प, संकल्प का अर्थ होता है दृढ़, ठीक है, दृढ़ निश्चय, है ना। संकल्प का क्या अर्थ होता है, दृढ़ निश्चय या फिर इरादा। और वकालत करना यानी कि पक्ष लेना, किसी का भी पक्ष लेना यानी उसकी वकालत करना, तो वकालत का अर्थ है पक्ष लेना। फिर है देखिए मुमकिन, तो मुमकिन का क्या अर्थ है, संभव, क्या अर्थ है, संभव। जामा पहनाना, जामा पहनाना का अर्थ है वास्तविक रूप देना या लागू करना। ठीक है। फिर है जटिल, जटिल का अर्थ है कठिन। फिर है नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ है सहज स्वभाव प्राकृतिक। ठीक है। अथाह, अथाह का अर्थ है बहुत गहरा। फिर है प्रतिरूप, प्रतिरूप का अर्थ है बिल्कुल वही रूप, क्या है, बिल्कुल वही रूप। टापू, टापू का अर्थ है चारों ओर पानी से घिरा हुआ ऊंचा भूभाग। ठीक है। फिर है यायावरी, यायावरी का अर्थ है घुमक्कड़ सैर करने की आदत। ठीक है। यायावरी का क्या अर्थ है, घुमक्कड़ या सैर करने की आदत। सुराग, सुराग का अर्थ है खोज। पहेली, पहेली मीन्स रहस्यपूर्ण, क्या है, रहस्यपूर्ण। फिर है दूरबीन, दूरबीन का अर्थ है जिस यंत्र से दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती है उसे दूरबीन कहा जाता है। ठीक है। तो ये अब हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हमने पहले पाठ को दोहराया, अब हमने शब्दार्थ किए। ठीक है। अब शब्दार्थ के बाद हम आते हैं इसमें प्रश्नोत्तर पे आते हैं। तो प्रश्नोत्तर में आप देखिए कि इसका जो पहला प्रश्न है वो हम अभी इधर पढ़ेंगे कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल होकर गिरी थी। घायल गोरैया को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, द्रवित हो गया मीन्स पिघल गया। उसी घटना ने उनकी जीवन दिशा को बदल दिया। तब वे गोरैया आदि पक्षियों की देखभाल करने में और उनकी सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद वे पक्षियों की खोज में नए नए स्थानों पर जाते रहे और पक्षी प्रेमी बन गए। आगे समझ में कि पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इसका है कि बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिरी थी। घायल गोरैया को देखकर उनका हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया। उसी घटना ने उनके जीवन की दिशा को
बदल दिया। तब वे गौरैया आदि पक्षियों की देखभाल करने में, उनकी सुरक्षा और उनकी खोजबीन में जुट गए। इसके बाद वे पक्षियों की खोज में नए नए स्थानों पर जाते रहे और एक बहुत बड़े पक्षी प्रेमी बन गए। तो यह हमारा पहला प्रश्न था। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। ठीक है, कि वो बताया था ना उन्होंने कि किस तरह से सालिम अली वहां पे गए थे साइलेंट वैली में कि गर्म हवाओं से पर्यावरण को नुकसान होगा। उनके मन में ये एक सवाल उठा और उनके मन में ये एकदम से ये जागा कि कहीं ऐसा ना हो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो इस सब के बारे में सोचते सोचते और उन्होंने सोचा इस समस्या को किससे बोला जाए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से बात की उस समय पर। उन्होंने उन्हें किन संभावित खतरों को बताया था, वो देखिए किन को बताया था कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के संबंध में बताया होगा कि वहां रेगिस्तानी हवा के झोंकों से मीन्स गर्म हवा के झोंकों से सारा पर्यावरण उजड़ रहा है। अब उसे कौन बचाएगा। चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। यानी कि इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, यानी किस तरह से उन्होंने उनको पत्र लिख के समझाया होगा या बताया होगा या उनके सामने जो भी अपनी बात किस तरह से प्रकट की होगी। तो वो इसी तरह से की होगी कि उन्होंने साइलेंट वैली यानी कि केरल में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है साइलेंट वैली। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के संबंध में बताया होगा कि वहां की रेगिस्तानी अर्थात गर्म हवाओं से सारा पर्यावरण उजड़ रहा है। अब उसे कौन बचाएगा, यानी उनकी ये समस्या थी कि अब उसे कौन बचाएगा। चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई कि चौधरी चरण सिंह ने, क्योंकि वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का अर्थ है यहाँ पे कि उनका भी जन्म गांव में हुआ था, गांव में वो पले बड़े थे और ग्रामीण जीवन से वो पूरी तरह से जुड़े हुए थे। इसलिए वो प्रकृति के बारे में हमसे सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। इसलिए उन्होंने सालिम अली की बातों को समझा और समझ के उनकी आंखें नम हो गई कि अभी भी लोग पर्यावरण के प्रति इतने सजग हैं, सचेत हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 और 2 हो गया। अब प्रश्न 3 पे आते हैं हम। प्रश्न 3 पे देखिए क्या है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो मैंने ये आपको चैप्टर जब अभी दोहराया था तब भी पाठ जब दोहराया था तब भी आपको ये बताया था कि D.H. लॉरेंस, आंसर सुनिए, कि D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। ठीक है, प्रकृति प्रेमी कवि थे यानी कि वो प्रकृति से प्रेम करते थे और अपनी कविताओं में प्रकृति का ही वर्णन करते थे, अधिकांश प्रकृति का वर्णन करते थे। इसीलिए कहा गया D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे गौरैया से काफी प्रेम रखते थे तथा अपनी छत पर बैठकर गौरैया के साथ काफी समय बिताते थे। इसी कारण लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। फ्रीडा का आशय लॉरेंस के पक्षी प्रेम को उद्घाटित करना था। ठीक है, कि ऐसा क्यों कहा था फ्रीडा ने, ऐसा इसलिए कहा था फ्रीडा ने क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो भी प्रकृति प्रेमी थे, अधिकांश अपनी कविताएं प्रकृति पर लिखते थे और पक्षी प्रेमी थे साथ साथ में। तो उन्होंने फ्रीडा ने इसलिए ऐसा कहा कि मेरे से ज्यादा गौरैया उनके बारे में ढेर सारी बातें बता सकती है। ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि लॉरेंस जो थे वो अधिकतर समय अपनी छत पर अपनी गौरैया के साथ बिताते थे। ठीक है, इसी कारण उन्होंने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया मुझसे अच्छी तरह से उनके लॉरेंस के बारे में बता सकती है।
और ऐसा कहने का आशय फ्रीडा का ये रहा होगा कि वो अपने पति के पक्षी प्रेम को उद्घाटित करना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी। तो ये हमारा प्रश्न 3 हो गया है। अब देखिए, अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। तो प्रश्न 4 में देखिए आप कि इसमें है आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 में क्या है? आशय स्पष्ट करना। तो हमें 3 पंक्तियां हैं जिनका आशय स्पष्ट करना है, क, ख और ग। तो पहला हम अभी क लेते हैं। क में देखिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ठीक है, अब हमने नैसर्गिक का अर्थ देखा था, सहज है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसका आशय देखिए आप इस पंक्ति का कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। कि सालिम अली भी किसकी तरह? लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया था। प्रकृतिमय होने से मतलब कि वो पूरी तरह से प्रकृति में लीन हो गए थे, तल्लीन हो गए थे। उनका जीवन भी नैसर्गिक था, तो प्रकृति के प्रति भी वे सरल, सहज, निश्चल एवं अकृत्रिम स्वभाव वाले बन गए थे। ठीक है, अकृत्रिम स्वभाव वाले, कृत्रिम यानी बनावटी होता है, तो वो बनावटी तरीके से प्रकृति की देखरेख नहीं करते थे, बल्कि उनका सहज और सरल रूप से वो पूरी तरह से तन मन से वो प्रकृति की देखरेख में जुट गए थे। ठीक है, तो नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बनने का आशय है ये है कि वे प्राकृतिक परिवेश में तल्लीन रहते थे और प्रकृति के समान ही उनका स्वभाव पूर्णतया सहज, सरल एवं अकृत्रिम बन गया था। कृत्रिम मीन्स बनावटी होता है कि उनका जीवन बनावटी नहीं था, वो पूरी तरह से प्रकृतिमय हो गए थे, यानी प्रकृति में तल्लीन हो गए थे। प्रकृति की देखरेख में उनका स्वभाव भी प्रकृति की तरह सहज और सरल हो गया था। ठीक है, तो मैं इसको एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, जिससे आप उसे सुन के लिख सकते हो कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया था। उनका जीवन भी नैसर्गिक था, तो प्रकृति के प्रति भी वे सरल, सहज, निश्चल एवं अकृत्रिम स्वभाव वाले बन गए थे। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बनने का आशय ये है कि वे प्राकृतिक परिवेश में तल्लीन रहते थे और प्रकृति के समान ही उनका स्वभाव पूर्णतया सहज, सरल एवं अकृत्रिम बन गया था। ठीक है, तो अब हम इसका ये आशय हो गया फर्स्ट उसका क का। अब हम ख वाला लेते हैं। ख में देखिए क्या है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वे पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न में वो पक्षी किसके लिए कहा गया है? सालिम अली को के संबंध में कहा है लेखक ने कि वो पक्षी, अब चाहे हम अपने दिल जिस्म की हरारत दे दें, अपने दिल की धड़कन दे दें, लेकिन फिर भी वो पक्षी में सालिम अली, पक्षी किसके लिए कहा गया है कि सालिम अली, वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ठीक है, तो ऐसा इसका आशय ये है कि सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। कि जो सालिम अली रूपी पक्षी है वो मौत की गोद में सो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की धड़कन उनके दिल में तथा अपने शरीर की गर्मी उनके शरीर में डाल भी दे तो उन्हें जीवित नहीं कर सकता। वे जन्मजात प्रकृति प्रेमी एवं पक्षी प्रेमी थे। इसी कारण किसी और के दिल की धड़कन से उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। यानी कि वो तो जन्मजात पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी थे। अब बीच में उनके किसी और के दिल की धड़कन अगर डाल दी जाए तो अब उनके सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी और का दिल होगा और वो दिल पक्षियों के बारे में सोचेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नहीं सोच पाएगा। जैसा कि सालिम अली सोचते थे ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। पक्षी और प्रकृति के बारे में पूरी तरह से उनके जैसा नहीं सोच सकता, है ना। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि अब उनके सपने पूरे नहीं हो सकते, चाहे किसी के दिल की धड़कन डाल के, उनके शरीर की गर्मी डाल के उनके जीवित भी कर दिया जाए
तो भी अब उनके सपने पूरे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो जन्मजात था उनके अंदर प्रकृति प्रेम, पक्षी प्रेम। तो फिर वो जब बचपन से वो पक्षी और प्रकृति प्रेम करते आ रहे थे, तो ऐसा हर व्यक्ति का मन नहीं होता। अगर किसी और का दिल उनके अंदर होगा तो वो जरूरी नहीं कि पक्षी प्रेम या प्रकृति प्रेम दर्शाए, है ना, प्रकृति के प्रति आकर्षित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए लेखक ने कहा है कि उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। अर्थात काफी प्रयास करने पर भी उन जैसा स्वाभाविक पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कि अगर हम चाहे कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन उनके जैसे स्वभाव वाला पक्षी प्रेमी अभी हम इस दुनिया में नहीं ला सकते। वे जन्मजात पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, मैं अभी तक मैंने ये समझा के बोला है, अब मैं इसे एक बार वैसे रिपीट करती हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए, आशय, सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल की धड़कन उनके दिल में तथा अपने शरीर की गर्मी उनके शरीर में डाल भी दे तो उन्हें जीवित नहीं कर सकता। वे जन्मजात प्रकृति प्रेमी एवं पक्षी प्रेमी थे। इसी कारण किसी और के दिल की धड़कन से उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। अर्थात काफी प्रयास करने पर भी उन जैसा स्वाभाविक पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे जन्मजात पक्षी प्रेमी थे। तो यह हमारा आशय का ख हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं ग। ग में देखिए क्या है कि ग में है आपके, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ठीक है, तो इसमें देखिए आशय क्या है कि टापू सीमित आकार का होता है। ठीक है, और सालिम अली अपने कार्य क्षेत्र में टापू की तरह सीमित नहीं रहे। वे तो जीवन भर नए नए पक्षियों की खोज में प्रकृति के विशाल परिवेश में घूमते रहे। अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत बनाकर अथाह सागर के समान प्रकृति से जो जो अनुभव प्राप्त किए उन्हें संजोते रहे। तो अब देखिए, टापू क्या होता है? सीमित आकार का होता है, जबकि समुद्र कैसा होता है? अथाह होता है। ठीक, तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी कि वो सीमित क्षेत्र में नहीं रहे। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर प्रकृति की खोज, पक्षियों की खोज, नई नई जगहों की खोज, नए नए पक्षियों की खोज की थी। तो वो एक टापू बनकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक सागर बनने का प्रयास करते रहे। यानी कि वो हमेशा नए नए पक्षियों की खोज करने में लगे रहे। पूरा जीवन उन्होंने नई नई जगहों का, नई नई प्राकृतिक जगहों का, नई नई पक्षियों की खोज करने में अपना जीवन लगा दिया था। तो इसीलिए टापू सीमित आकार का होता है। ठीक है, क्योंकि वो समुद्र के बीच में होता है, छोटा सा स्थान।